वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। मैं यहाँ पे मुझे जिम्मेदारी दी गई है पॉलिटी की। पता होगा आपको कि नहीं? नहीं पता? चलिए पता हो जाएगा धीरे धीरे। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसको ऐसे ही रहेगा, पीछे तक आवाज़ जा रही है। इसको ना लगाऊं तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, चलाना पड़ता है। चलो रहने तो कंफर्टेबल नहीं लगेगा ना। नहीं इससे नहीं कनेक्ट है। ये आवाज़ आएगी ना, पीछे तक जाएगी आवाज़ बच्चों की। अभी इससे आ रही है ना थोड़ी सी आवाज़, पता नहीं हो तो सुनाई पड़ रहा है। तो आपको पॉलिटी में अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? शुरुआत के चैप्टर हो चुके हैं। ये कॉलेज वाला हाल है यहाँ पे, ये पर्सनल है। बच्चों आज जो आप लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यायपालिका। आपको पता है शासन व्यवस्था सिस्टम के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका सिस्टम व्यवस्था शासन को संचालित करने के लिए नियम बनाती है, कानून बनाती है, रूल बनाती है, ठीक है। कार्यपालिका जो कानून बने हैं उनको सिस्टम को क्या करती है, कार्यान्वित करती है ताकि व्यवस्था देश सिस्टम चल सके। और जो तीसरा आधार स्तंभ है न्यायपालिका, वो ये देखती है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो इस सिस्टम, इस व्यवस्था, इस नियम कानून को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। हर देश में ये न्यायपालिका उसका एक आधारभूत अंग होती है। हमारे देश में भी न्यायपालिका की जो संरचना है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको हमने ग्रहण किया था। देश की व्यवस्था को सुसंचालित करने के लिए और कानून को तोड़ने वालों को दंडित करने के लिए न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया। मैंने अभी कहा कि न्यायपालिका को हमने लिया यूएसए से, लेकिन हमारी न्यायपालिका और अमेरिका की न्यायपालिका में बेसिक डिफरेंस है। क्या बेसिक डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे? लोग हैं उसमें कुछ केस होते हैं जो सीधे ग्राउंड लेवल से डायरेक्ट बट अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका में स्टेट डिटेल्स नहीं होते। ठीक है, एक लाइन में हम कह सकते हैं कि वेरी गुड, अमेरिका की जुडिशरी सिस्टम डुअल मतलब दोहरी न्यायिक व्यवस्था है और भारत की न्यायिक व्यवस्था एकीकृत है। इसका मतलब क्या होगा? हमारी न्यायिक व्यवस्था को हम एक किसमें पिरामिड के भांति हम रख सकते हैं। टॉप लेवल पे हम सुप्रीम कोर्ट को, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे नहीं मालूम, चलो मालूम कर लेते हैं। इसके नीचे होते हैं मुंसिफ कोर्ट, ठीक है। और इसके नीचे भी कुछ जगहों पर न्याय पंचायतें होती हैं। हर स्टेट में ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप साथ साथ बनाते रहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये नोट करना है, कुछ जगहों पे मैं नोट कराऊंगी। अच्छा क्या
वेरी गुड। सिविल कोड और क्रिमिनल कोड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दीवानी न्यायालय और फौजदारी या सेशन कोड, है ना। जो वर्तमान में कितनी है इनकी संख्या? हर जिले में एक। ठीक है, यहाँ पे जिला स्तर की बात कर रही हूँ मैं। चलिए, मुंसिफ कोर्ट हर जिले में एक, और जो न्याय पंचायतें हैं ये हर ग्राम में एक होती है। लेकिन जरूरी नहीं है भारत के हर राज्यों में ये कोर्ट हो, कुछ राज्यों में ही ये न्याय पंचायतें होती हैं। चलिए, तो हमारी न्यायिक व्यवस्था का मैंने कहा एकीकृत है। इसका तात्पर्य है कि नीचे के न्यायालयों में जो भी निर्णय आदेश दिए गए हैं उनको क्या करने का, देखने का, रिव्यू करने का, जज करने का अधिकार अल्टरनेट अंतिम रूप से किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो मतलब सर्वोच्च न्यायालय न्याय का अंतिम क्या है? शिखर है, जिनके विरुद्ध हम उसके कुछ निर्णयों के हम अपील, क्षमा, दया याचिका के लिए किससे कर सकते हैं? राष्ट्रपति से। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है ये न्याय का अंतिम कह सकते हैं शिखर है, और इसके निर्णयों के खिलाफ कहीं भी कोई अपील नहीं होती। इसीलिए हमारी यहाँ पे न्यायपालिका को क्या बोला जाता है बच्चों? एकीकृत न्यायपालिका। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। मैंने अभी आपको बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये व्यवस्था हमारे संविधान में कहां से ली गई थी? यूएसए से। लेकिन कोई क्या मुझे बता सकता है कि सबसे पहली बार देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ये कौन से नियम, अधिनियम, विधान में इसका वर्णन पहली बार किया गया? सॉरी, उससे पहले इसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। स्थापना 1774 में हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट में देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसकी स्थापना 1773 के लिए रेगुलेटिंग एक्ट में की गई थी, जिसको कार्य रूप में परिणित करते हुए 1774 में क्या स्थापित किया गया? एक सर्वोच्च न्यायालय, जिसका न्यायाधीश कौन था? कोई बता सकता है? लॉर्ड इंटे या एलिजा इंटे। अगली, जैसे अभी किसी ने कहा कि मैडम इसके बाद बीच बीच में 1861 में हाई कोर्ट अधिनियम आया था और 3 हाई कोर्ट 1862 में स्थापित हुए बच्चों। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के तहत अगला जो प्रावधान अगले अधिनियम में जो हुआ वो था किसमें? 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये कहा गया कि भारत के लिए एक संघीय अर्थात फेडरल कोर्ट होगा, जो कि कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। ठीक है, किसकी चर्चा की गई थी? फेडरल या संघीय न्यायालय, जिसको इंप्लीमेंट किया गया था कब? वेरी गुड, 1937 में, और जिसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे
नहीं बना। मॉरिस वेब, ठीक है। अब लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय। अभी मैंने कहा सर्वोच्च न्यायालय का मतलब न्याय का अंतिम पायदान, शिखर या स्तंभ, जिसके ऊपर अपील नहीं की जाती। तो प्रश्न उठता है कि ये जो 1935 में कहा गया, जिसको 1937 में स्थापित किया गया, क्या ये वाकई में सुप्रीम कोर्ट था सही अर्थों में? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि फेडरल कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें की जाती थी। कहां पर? इंग्लैंड में स्थित प्रीवी काउंसिल। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में इंग्लैंड का संविधान पढ़े होंगे तो वहां पर एक छोटी संस्था थी जो राजा को या किंग को परामर्श देती थी, ठीक है। तो प्रीवी काउंसिल, ये जो फेडरल कोर्ट था जो 1937 में भारत में काम कर रहा था एज अ सुप्रीम कोर्ट, इसके निर्णयों के, इसके जजमेंट के विरुद्ध व्यक्ति जा सकता था प्रीवी काउंसिल में, अर्थात सच्चे अर्थों में ये सुप्रीम कोर्ट का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो अप नहीं करता था। आपको पता 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। देश के चलाने के लिए, सिस्टम को बनाने के लिए संविधान सभा रचित हुई, गठित हुई, जिसने कई दिनों के प्रयास के बाद संविधान लागू किया। तो हमारे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और ये कैसे काम करेगा, इसके बारे में हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। किसमें? भाग 5 में आर्टिकल 124 से अनुच्छेद 124 से 147 तक ये कहा गया है देश के लिए एक सुप्रीम। क्या कुछ कंफ्यूजन है क्या? आगे बढ़े, कुछ चेहरे ऐसे लग रहे हैं कि अरे मैडम क्या करना। डोंट वरी, अगर कुछ हुआ भी तो मैं संशोधन कर लूंगी, या कुछ अगर आपका क्वेश्चन भी होगा तो मैं बाद में ले लूंगी। चलिए, तो हमारे संविधान में भाग 5 में आर्टिकल 124 124 से आर्टिकल 147 तक देश के लिए क्या होगा? एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इसको कार्य रूप में परिणित करते हुए कब बताइए? 1950 में 28 जनवरी, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को क्या स्थापित किया गया? एक सुप्रीम कोर्ट। कहां पर? न्यू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है? कितने न्यायाधीश हैं? इनका कार्यकाल क्या है? इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इसकी प्रक्रिया क्या है? अब तक क्या प्रमुख चीजें हुई, क्या क्या, इनको हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। चलिए, आर्टिकल 124 में बच्चों ये कहा गया है कि देश में एक क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या अनुच्छेद 124 में कही गई है 1+7। मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य न्यायाधीश। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 124। तो क्या अब तक 8 ही न्यायाधीश है? कितने हैं? 30+। इधर से आवाज आ रही है 34। 1+33। वेरी गुड। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करने का, उनको बढ़ाने का अधिकार किसको प्राप्त है? नंबर 1 राष्ट्रपति को, नंबर 2 मुख्य न्यायाधीश को, नंबर 3 संसद को, नंबर 4 मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श करेगा। आंसर बताइए। चारों सही है?
साल पहले हाँ? जो पास हुआ था जिसमें 34 पढ़ाई 3 और पढ़ाई 34 बढ़ाया गया था, इसको मैं बता दूं। 8 के बाद 11, 14, फिर 18, फिर उसके बाद आई थिंक 26, 31, 34। 8 को किया गया था 1950 में, 11 को किया गया था 1956 में, 14 किया गया था 1960 में, 18 किया गया था 1977 में, 26 किया गया था 1986 में, 31 किया गया था 2008 में। नहीं, तुक्का मार के सही हो जाएगा। हाँ? 2009 में और 34 किया गया था 19 में। हाँ 19 में, ठीक है ना। अच्छा ये जो है इसको ये मत समझिएगा कि 8, 11, 14, 18, 26, 31 मतलब ये टोटल। इसका मतलब ये है 8 का मतलब 1 + 7, 11 का मतलब 10 + 1 = 11, 14 का मतलब 13 + 1 = 14, 18 का मतलब 17 + 1 = 18। मतलब समझ रहे हो ना। 18 अन्य न्यायाधीश और 17 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, इस तरीके की संख्या है वर्तमान। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए, बच्चों इधर दिख नहीं रहा है क्या? 1950 में 8, 1956 में 11, 1960 में 14, 1977 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि ये संख्या कम ज्यादा करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। यहाँ पर एक और चीज जो महत्वपूर्ण है बच्चों, वो ये है कि अभी भी अगर ये लिखे ये आपसे प्रश्न आए कि अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की कितनी संख्या का वर्णन है, तो संविधान में तो वही संख्या चल रही है जो कि 1950 में थी 1 + 7। तो उस समय की अगर ऐसा कुछ भी 1924 जो वर्तमान में 124 में कितनी संख्या है, तो आप 1 + 7 ही है। ये बाद में संसद के द्वारा इनके न्यायाधीशों की संख्या में क्या किया गया? विस्तार किया गया। 124 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे जो न्याय करने में क्या करेंगे? उनका पूरा कार्य या न्याय प्रदान करने का एक गुरुतर कार्य निभाएंगे। क्या यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया? आगे बढ़े। चलिए नोट डाल के लिखिए। अनुच्छेद 124 के अनुसार संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बने, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता होनी चाहिए? नंबर 1, नंबर 2, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा है। 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा है। और इन्होंने बताया बच्चे ने कि 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। सही बता रहा है कि गलत? सही है। चलो नंबर पूछे तो क्या? यस नहीं, मैं अभी बता रही हूँ, आ रही हूँ आप तक। नंबर 3, उच्च न्यायालय में
सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, आप बाकी को बताना है सही है कि गलत है। सही है। तो दो ही लोगों ने क्यों कहा? मैंने क्या बोला? नंबर 3। एक्चुअली में नंबर 3 तो है ही नहीं। क्या लिखा है? या ये क्वालिफिकेशन हो या अब जो बता रही हूँ वो क्वालिफिकेशन हो। नंबर 3 नहीं है, ये छोटी छोटी लेकिन मोटी चीजें हैं। 5 वर्ष हाई कोर्ट में क्या हो? नंबर 3 नहीं है। अब जो आपने बताया कि राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकार हो, विधि देखता हो, मतलब हम और आप भी बन सकते हैं। मतलब आप पढ़ने के बाद में होंगे। कितने आश्चर्य की बात है ना बच्चों, ये क्वालिफिकेशन दी गई है। ये डाइस हटवा दें क्या, या तुम लोग इधर आ जाओ। कितने आश्चर्य की बात है, ये क्वालिफिकेशन दी गई है, लेकिन अब तक एक भी व्यक्ति इस बेस पे जज नहीं बना है। ठीक है? और इस बेस पे केवल 8 से 10 व्यक्ति ही अब तक सुप्रीम कोर्ट के क्या बने हैं? जज बने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जितने भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं उनमें मुख्य रूप से कौन है? 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज। S.M. सीकरी, लिखिएगा। S.M. सीकरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए जो इस ग्राउंड पर 10 वर्ष हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहे हैं। सबसे पहली बार इनको जज बनाया गया। S.M. सीकरी वकील के कोटे से उच्चतम न्यायालय में बनने वाले पहले न्यायाधीश है। देखिएगा, वकील का कोटा मतलब ये क्या लिखा है मैंने? अधिवक्ता। तो कौन, अगर प्रश्न ये आ जाए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो वकील के कोटे से बनने वाला पहला जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपका आंसर क्या होगा? S.M. सीकरी। ठीक है? अच्छा बताइए, पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश क्या है पूरा नाम? मीरा बीबी साहिब फातिमा भी। कब बनी थी, किसी को पता है? इसका मतलब क्या है? 1950 से लेकर 1989 तक अभी तक कोई भी लेडी जजेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं रही। सबसे पहले मीरा बीबी साहिब फातिमा क्या है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। तो मेरा प्रश्न है, क्या अब तक ऐसी कोई महिला न्यायाधीश का नाम बताइए जो अब तक सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी? कोई है या नहीं है? 3 बार तीन बन चुकी है महिला मुख्य न्यायाधीश। कौन? नाम कोई नहीं है बच्चों। अब तक वर्तमान प्रेजेंट अगर हम देखें तो इस समय 4 वुमेन जजेस हैं। ठीक है? और टोटल 1989 से लेकर अब तक मात्र 11 महिला
बच्चों, बीवी नागरत्ना, नाम भी बड़ा अजीब है, बीवी नाग मतलब नागरत्न की बीवी है। ये 2027 में सीनियरिटी बेस पे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस के पद पर पहुंचने वाली में भी अगर सीनियरिटी बेस को इन्होंने फॉलो किया तो पहली क्या होगी? महिला चीफ जस्टिस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आगे चले, चलिए। हम लोग योग्यता पर चर्चा कर चुके हैं, अब हम लोग आते हैं नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर और कोलेजियम। ऐसा नाम सुना है कुछ ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना है भाई, सब जिसने नहीं सुना उनको भी लेके चलना है। कोलेजियम वर्तमान में व्यवस्था है बच्चों कोलेजियम की। तो ये कहा गया है हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्या है, कोलेजियम के परामर्श के अनुसार इनकी नियुक्ति की जाएगी। इसका एक लंबा इतिहास रहा है। कोलेजियम क्या है, कैसे काम करता है, क्या जब संविधान लागू हुआ तो ये जो शब्द है कोलेजियम ये हमारे मूल संविधान में लिखा गया? तो इसका उत्तर है नहीं। मूल कोलेजियम का मतलब है एक चीफ जस्टिस सीजेआई प्लस 4 टोटल 5 क्या है, जजेस का समूह। कोलेजियम का मतलब अगर कोई पूछे कि क्या है भैया कोलेजियम का मतलब, तो न्यायाधीशों का ऐसा समूह जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये परामर्श देंगे राष्ट्रपति को किसकी नियुक्ति के लिए? सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ। तो मैंने अभी कहा कि मूल संविधान में जो कोलेजियम की व्यवस्था थी बच्चों ये नहीं। मूल संविधान में ये जो कोलेजियम था इसमें ये मतलब ये था कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा और कौन कौन न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त होंगे इस संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाएगा। किसके द्वारा? मंत्री परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? मंत्री परिषद के द्वारा। और 1950 से लेकर 1993 तक यही व्यवस्था चलती रही। बच्चों अगर आप लोग क्लास कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस मत रहिए, मेंटल भी रहिए। बहुत ज्यादा लंबी क्लास होगी क्या? 2 बजे से पढ़ रहे हैं और इतना हुआ। देखिए ये योजना सिर्फ आपके लिए है। कोचिंग पे कोचिंग, पैसे पे पैसे खर्च होते हैं। अगर कोई भी बताया जाए तो आप उसको गेन कीजिए। अब पता चला बैठे हैं शरीर से घूम रहे हैं सिनेमा चौराहा, बड़ा चौराहा, वो भी सही नहीं है ना। वापस आइए कोलेजियम में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैंने कहा कोलेजियम की व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी, ये बाद में आई। मूल संविधान में ये था राष्ट्रपति न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा किसके परामर्श से? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से। और राष्ट्रपति को इनकी नियुक्ति के संदर्भ में मंत्री परिषद अपनी सिफारिशें देगा। इसका मतलब क्या है? न्यायपालिका में किसका नियुक्ति होनी है इसको कौन सजेस्ट कर रहा है? कार्यपालिका। मतलब मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री तो वही हुआ ना। कौन जज बनेगा? तुम न्याय दोगे का, हम बताएंगे कि कौन जज बनेगा। इस मामले को ये कब तक चलता है? 1950 से लेकर 1993 में बच्चों एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। कौन सा केस? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार जजमेंट दिया कि ये गलत है। मतलब न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका का इंटरफेयर गलत है। इसकी कोई क्या होनी चाहिए, इसकी कोई पृथक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, एक्चुअली ये जो एसपी गुप्ता बनाम ये वाला केस बता रही हूँ ना, ये 1982 का है। तो लिख लीजिएगा एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के बाद में, ये एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निर्णय दिया था। मैं तो लाइन भूल जाती हूँ, क्या बोला भैया तुम लोग, लिखो। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निर्णय दिया था कि प्रचलित व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है। इसमें क्या होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। निर्णय को जो 1982 में दिया गया था, इस निर्णय को कहा गया बच्चों फर्स्ट जजेस केस। ठीक है, अच्छा, ये कहा कि त्रुटिपूर्ण है, लेकिन कैसे इसमें सुधार करेंगे इसके बारे में नहीं बताया। इसके बारे में बताया 1993 में एक फिर से केस हुआ, और वो केस का नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। लिखिएगा 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस इंडिया भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ 1993। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कोलेजियम व्यवस्था, किसकी बात की, कोलेजियम। अब कोलेजियम क्या है, आप लोग सामान्य भाषा में समझिएगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, एक समूह है जजेस का, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, 4 अन्य न्यायाधीश होंगे, जो रिकमेंडेशन करेंगे किसके लिए, कौन बनेगा जज। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा जज। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेयर नहीं है, किसमें, जुडिशरी। ठीक है, इस केस को कहा गया बच्चों सेकंड जजेस केस। देख लीजिए, इस केस को कहा गया सेकंड जजेस केस। और ये लागू हो गया सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। 1998 में भारत के राष्ट्रपति हुए तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण। जानते हैं क्या है उनके बारे में? जब आप फैक्ट को रट्टा मारते हैं तो क्या निकलता है? बहुत बड़े योग्य थे, विद्वान थे, है ना। और क्या, पहले क्या थे, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो दलित थे, है ना, ये आप पढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मतलब होता है कि जजेस से राष्ट्रपति परामर्श मांग रहा है कि भैया कुछ ये गड़बड़ी है, ये बात है, इसमें हमें कुछ राय दीजिए। इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो
ये जो के.आर. नारायणन है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा क्या कॉलेजियम के द्वारा दिया गया जो ये निर्णय है कि आप इसको क्या बनाइए, जज बनाइए, क्या इसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या इसको मानने के लिए वो बाध्य है? ऐसा उन्होंने किससे पूछा? कौन सी पावर के अंतर्गत? प्रेसिडेंशियल प्रेफरेंस के अंदर। बताओ कि मैं इसको बस आंख मूंद कर साइन कर दूं कि कुछ इसमें मैं मना भी कर सकता हूं या संशोधन भी कर सकता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम के ये ना कि ये इनको आपको जजेस बनाना है, इसको एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए क्या है, कॉलेजियम को लौटाया जा सकता है। कितनी बार के लिए? किसके द्वारा? किसको? कॉलेजियम। अगर कॉलेजियम वापस उन्हीं नामों को राष्ट्रपति को दोबारा भेज दे तो राष्ट्रपति इन नामों पर हस्ताक्षर, मतलब इनको जजेस बनाने के लिए क्या है, इसको बोला गया बच्चों थर्ड जजेस केस। लिख लीजिए, इसको मैं बोल दूं लाइन से। 1998 में ये जो ये वाला था सेकंड जजेस केस, ये लिया था। 1998 में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के लिए मांगे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, राष्ट्रपति सलाह, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में यह निर्णय दिया गया कि राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। दोबारा वही नाम प्राप्त होने पर इन पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य या बाध्यकारी हो जाता है। इसको कौन सा केस कहा गया बच्चों? और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट से क्या पढ़ रहे हैं? न्यू पढ़ रहे हैं। अभी तो इंग्लैंड में हमने पढ़ लिया इंग्लैंड का, लेकिन क्या इतिहास रहा है कॉलेजियम का? अभी तो इसमें भी आगे कहानी क्या होती है? कहानी यह होती है कि 2002 में एम वेंकट चलैया एक कमेटी गठित की गई। मेरी बोतल है, मेरी बोतल मिली थी। कोई बात नहीं, थैंक यू। कोई पानी दे दो, मेरी वाली। इतना पानी नहीं, कोई बात नहीं। चल मैं कहूँगी कहाँ से गायब हो? क्या बता रही थी मैं? हाँ, एक समिति गठित की गई थी बच्चों 2002 में। वेंकट चलैया की अध्यक्षता में उन्होंने कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था लानी चाहिए जो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि कॉलेजियम व्यवस्था की कमी क्या है, न्यायाधीशों के मतलब जो न्यायाधीश ही ये तय करते हैं कि
ज़्यादा रिलायबल होगी, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी और ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेगी। क्योंकि कॉलेजियम की व्यवस्था में होता ये है कि जो जजेस, उन्हीं जजेस को अपॉइंट करते हैं जो कहीं ना कहीं उनको कुछ लाभ होगा या कुछ आंतरिक रूप से इनका गठजोड़ बन जाता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की ये बहुत ज़्यादा क्या नहीं है, अनुकूल व्यवस्था नहीं। तो 2002 में ये वेंकट चलैया ने एक नए आयोग की बात की थी कि ऐसा होना चाहिए नेशनल, क्या हुआ, टाइम हुआ क्या? क्या है, न्यायिक नियुक्ति आयोग। इस कमेटी की बातों पर विचार करने के लिए या इसको असली जामा मतलब पहनाने के लिए 120वां संविधान संशोधन लाया गया 2013 में। नहीं, 2002 में तो दे दिया, फिर यह हुआ कि अच्छा मानेंगे नहीं मानेंगे न्यायपालिका, तो फिर इसको बाद में कौन सा संविधान संशोधन, 120वां संविधान संशोधन लाया गया। परंतु लोकसभा के गिर जाने के कारण ये संविधान संशोधन क्या हुआ, वहीं पर समाप्त रह गया। आपको पता है ना कि अगर कोई कार्यवाही चल रही है और लोकसभा विघटित हो जाए तो वहां पे विधेयक वहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नई लोकसभा 2014 में गठित होने के बाद इसमें क्या हुआ, 121वां संविधान संशोधन ये विधेयक लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में क्या है, कॉलेजियम संविधान संशोधन विधेयक है। अभी तो कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, 105। मैं विधेयक की बात कर रही हूँ, लिख देती हूँ भैया, भूल रही। कौन सा लाया गया, 121वां संविधान संशोधन लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ और 2014 31 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो 1 जनवरी 2015 को किसकी स्थापना हुई, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजैक। शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं, एनजैक। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इसकी स्थापना हुई। इसमें ये कहा गया, इसमें 7 सदस्य होंगे, जिसमें एक प्रधानमंत्री होगा, एक विधि मंत्री होगा, 2 जजेस होंगे हाई कोर्ट के, इसके अलावा एक सामाजिक कार्यकर्ता होगा, इसके अलावा एक कोई कानून का कोई जानकार। तो ये बात की गई एनजेक में, और इसी में हमारा अब जो आपका प्रश्न है कौन सा, 1999वां संविधान संशोधन किया। क्या किया गया, 99वां संविधान संशोधन, जिसमें बात की गई किसकी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अगर कोई ये पूछे कि 99वां संविधान संशोधन क्या किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा एनजैक से संबंधित। आयोग, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। अच्छा, इसमें संशोधन किए गए, क्या संशोधन किए गए उसको नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसमें संविधान में संशोधन किया गया 99वां, और इसमें कहा गया 124A डैश करके लिखिएगा बच्चों। इसके द्वारा 124A इसके द्वारा एनजैक
जिसमें कितने सदस्य हुए बताया था मैंने? 6 सदस्यीय। मतलब राष्ट्रपति भी अगर जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाएंगे। वैसे 6 थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, 2 जजेस, सर्वाधिकारी करता। राष्ट्रपति को जोड़ दे तो 7 हो जाएंगे, वैसे 6। इसमें 6 सदस्यों की व्यवस्था की गई। आगे दूसरा पॉइंट डाल के लिखिएगा बच्चों। अनुच्छेद 124 बी, इसमें एनजैक के कार्यों का उल्लेख था। इसमें एनजैक के कार्यों का उल्लेख था। 124C, एनजैक के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? संसद को दिया गया। लिख लिया? ये कब की बात है? 15 की बात है। इस एनजैक को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने चैलेंज किया फिर सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कैसे हो जाएगा? सरकार को इंटरफेयर करेगी। और ये जो एनजैक की व्यवस्था है 1973 में कौन सा केस हुआ था? बहुत फेमस केस। क्या फंडामेंटल जजमेंट था? बेसिक स्ट्रक्चर की बात की। वो सारी बातें थी, लेकिन उसका जो बेस, उसका आत्मा जो था ये है कि हमारे संविधान की कुछ आधारभूत संरचना है जिसमें क्या है, संशोधन नहीं हो सकता है। हाँ, संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन किसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए? आधारभूत संरचना, किसमें? बेसिक स्ट्रक्चर। चैलेंज किया गया, किन्होंने किया? अभी जो बताया मैंने, किसने किया? वकीलों का एक समूह है, सुप्रीम कोर्ट में लॉबी है, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एक टाइप के वकील हैं जिनको खाली समय में यही कर मिलता है कि हमारे खिलाफ जो भी हो पहुंच जाए। तो ये कहा कि ये देखो हुजूर, बेसिक स्ट्रक्चर पे छेड़छाड़ हुआ है, इसको आप क्या कीजिए, इसको समाप्त कीजिए। तब अक्टूबर 2015 क्या हो गया? उस समय के तत्कालीन जज थे, कौन थे? जगदीश चंद्र खेसर। इन्होंने 99वां संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया। एग्जाम में अगर ये पूछे कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? 99। और ये कई बार प्रश्न आ चुका है। बोलिए। 16 अक्टूबर 2015 को JS क्या बोला था मैंने? जगदीश चंद्र खेहर ने 99वां संविधान संशोधन आधारभूत संरचना के बेस पर, आधारभूत संरचना के बेस पर क्या कर दिया?
जजेस केस। लिख लीजिए अगली लाइन। इस निर्णय को जो 2015 में है, इसको बोला गया फोर्थ जजेस केस। एनजेड को समाप्त करके कॉलेजियम को फिर से स्थापित कर दिया गया। क्या किया गया? वर्तमान में कौन सी व्यवस्था है कि भैया जजेस की नियुक्ति करनी है तो कौन करेगा? जजेस ही करेंगे, जिसमें वही होंगे। ठीक है, तो अगर कोई ये पूछे कि वर्तमान व्यवस्था क्या है, कॉलेजियम। और ये वाला पूरा मैटर भी मैंने बता दिया। कितने जजेस केस हो चुके हैं? 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ। हमारे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में, ये तो मैंने कहा न्यायाधीशों के संदर्भ, सीनियरिटी के बेस पे, वरिष्ठता के आधार पर न्यायाधीशों में ही किसकी नियुक्ति होती है? मुख्य न्यायाधीशों की। कौन बनेगा मुख्य न्यायाधीश, इसके संदर्भ में संविधान में बहुत विस्तार से नहीं कुछ कहा नहीं गया है। इसलिए ये हुआ कि जो भी सीनियर मोस्ट जजेज होगा अन्य न्यायाधीशों में, उसको हम क्या बनाएंगे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं पर भी वो चला जाए, पूरे भारत का क्या है? मुख्य न्यायाधीश। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या बोलते हैं? CJH, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब वो सिर्फ उस राज्य का उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस है। ठीक है। हाँ, तो मैं बता रही थी मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में संविधान में ये नहीं कहा गया है कि कौन मुख्य न्यायाधीश बनेगा। इसमें फॉलो होता है सीनियरिटी का क्या सिद्धांत, कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा, चलो भैया तुम ही पहुंच जाओ कहाँ पर? CJI। लेकिन इसमें भी पॉलिटिक्स हुई और 2 बार, अब तक के इतिहास में 2 बार सीनियरिटी के ग्राउंड को क्रॉस करके जूनियर को क्या बना दिया गया? CJI। कोई मुझे बता सकता है कौन कौन था और कब कब था? दूसरी बार में भी उन्हीं के समय में होगा। पहली बार में AN रे को 1973 में बनाया गया, अजीत नाथ रे को। में बनाया गया। और दूसरी बार 1977 में। तो कुछ नहीं गई। हमीदुल्ला बेग, हमीदुल्ला बेग, हमीदुल्ला बेग को, जो कि जूनियर थे, उनको क्या बना दिया गया? CJI। ठीक है, मतलब ये क्योंकि उन्होंने किसके फेवर में जजमेंट दिया था? गवर्नमेंट के फेवर में। तो 2 ऐसे न्यायाधीश थे। फिर उसके बाद हाई कोर्ट बची और सरकार की आलोचना भी हुई। तो अब तक ये कहा गया कि ठीक है, सीनियर मोस्ट क्या हुआ बच्चों? बगल वाले ने चाहे गलत लिखा हो चाहे सही लिखा हो, उनको देना है। चलिए, तो अब तक कितनी बार वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ? 2 बार। किसके किसके संदर्भ में? अजीत नाथ रे, एम रे के संदर्भ में। और हमें अच्छा, मेरा प्रश्न है, चीफ जस्टिस का जो पद है उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट, आपको पता है ना कि रिटायरमेंट के बाद जो जज होते हैं किसी भी हाई कोर्ट में काम नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में अब रिटायर तो हो ही गए, तो हाई कोर्ट में उनका कोई ग्राउंड नहीं हो सकता, और उसके बाद लाभ का पद भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा? कोई बता सकता है? के सुब्बाराव। के सुब्बाराव ऐसे न्यायाधीश रहे जिन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। पहला फैक्ट जो आपको लिख लेना चाहिए।
ये नाम सुना है कभी? क्या सुना है? ये जजेस रह चुके हैं और क्यों मतलब ये फेक मतलब इनका नाम आता है, कोई बता सकता है? के.एस. हेगड़े ऐसे जज रहे हैं जो लोकसभा अध्यक्ष मतलब रह चुके हैं, फिर उसके बाद उनको जज बनाया गया। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े लोकसभा के एक ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय में सॉरी जिन्हें की जगह कर दीजिए जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अच्छा, मैंने अभी कहा रिटायरमेंट के बाद आप कोई लाभ का पद नहीं ले सकते, आपकी नियुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कोई बता सकता है? ताकि जजेस में ये भावना ना आए कि भैया रिटायरमेंट के बाद भी पैसा मिलेगा सरकार की तरफ से, तो ऐसा जजमेंट सुनाओ जो सरकार के फेवर में। इस संभावना को इनकार करने के लिए ये कहा गया कि आफ्टर रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के बाद इनको कोई लाभ का पद नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एज अ एडवोकेट वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन क्या किसी जजेस को राज्यपाल बनाया जा सकता है? मेरा प्रश्न। क्यों? राज्यपाल का पद, आपको तो पता है आजकल राज्यपाल का पद कितना ज्यादा एग्जैक्टली पी सदाशिवम सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल के पद पर रहने वाले मतलब क्या है, जज, ये प्रथम न्यायाधीश है। क्यों ऐसा किया गया? जैसा कि अभी बच्चे ने बताया कि राज्यपाल के पद की चर्चा या इसकी गणना लाभ के पद पर नहीं होती, मतलब इनको वेतन नहीं मिलता है। ये एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का पद है, संवैधानिक प्रधान का पद। ठीक है, तो अगर कोई ये पूछे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या न्यायाधीश को राज्यपाल के पद के रूप में कार्य कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। किन्होंने पहली बार किया? पी सदाशिवम। ये तो मुझे लग रहा है कि कर्नाटका के एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम। ठीक है, पी सदाशिवम नहीं, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जा सकता, मंत्री नहीं बना सकता क्योंकि इनकी गणना लाभ के पद पर आती है। पेंशन, अच्छा प्रश्न है। वेतन पे आते हैं, इनका वेतन जजेस का किस निधि से दिया जाता है? किसकी संचित निधि से? भारत की संचित निधि से इनको पेंशन भी मिलता है। और इनकी वेतन पेंशन भत्ते पर कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती। ये कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत सरकार की संचित निधि पर भारित हो। क्या शब्द मैंने यूज किया? इंग्लिश होता है इसको चार्ज। इसका मतलब कोई बता सकता है? भारी बहुत होते हैं। नहीं, आपातकाल हो सकता है। आपातकाल कौन से आपातकाल? आर्टिकल 360। बेटा भारित का मतलब होता है लोकसभा मतलब संसद में इनके वेतन पर बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता। इसका मतलब है, किसका मतलब है?
भारी होना। ठीक है, अलाभकारी परिवर्तन ये तो है ही है, लेकिन ये जो वर्ड है भारी, संचित निधि पर भारी तो होता है, इसका मतलब यही है कि इसमें किसी भी प्रकार का क्या है, क्या मोटिव नहीं हो सकती कि भैया इसको कम। वर्तमान में सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 4 लाख 2,80,000 इतना वेतन मिल जाए तुम लोगों को पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं, किसका बताया? इतने जीरो लगे। क्या लिखा मैंने? मैं 2,80,000 सर्वोच्च न्यायालय के 30,000 कम कर दो। उसी सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वही सेम वेतन है किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, और उसमें 25,000 कम कर दो, क्या होगा? 2,25,000 हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। ठीक है, अच्छा, अगर मुख्य न्यायाधीश साहब बीमार हो गए या काम करने की स्थिति में नहीं है, उस स्थिति में क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चर्चा परिचर्चा आप लोग कर रहे हैं तो बाद में कर लीजिएगा, समय भी बीत रहा है और अभी हमें बहुत दूर तक जाना है। आप चले जाएंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जब हमारे चीफ जस्टिस मतलब कार्य करने में मतलब बीमार हो गया हो, कोरोना हो गया हो या कहीं छुट्टी पर चले गए हो, तो क्या होगा? तब ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में से ही अन्य दूसरे व्यक्ति को उस समय के लिए, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए न्यायाधीश के रूप में क्या जिम्मेदारी दी जाती है। आर्टिकल 126 में इसका वर्णन है, किसके संदर्भ में? अच्छा, ये शब्द सुना है? एडहॉक जज, एडहॉक इसका मतलब क्या होता है? नहीं, तुक्का मत मारो बच्चे। वेरी गुड। कोरम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गढ़ त्रुटि। इसका मतलब समझिए, किसी भी केस में निर्णय सुनाने के लिए इतना क्या होना चाहिए? जज होना चाहिए। मान लो कि जज नहीं है, केस और जाना है तो, और जजेस कम पढ़ रहे हैं, तो हमको
टेम्परेरी मतलब अस्थायी तौर पर ये तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा, जब तक वो बहुत सारे मतलब क्या है ये चल रहे हैं, तब तक वो हाई कोर्ट के जजेस को राष्ट्रपति के द्वारा एडहॉक जजेस के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। किस कंडीशन में? कोरम या गढ़ पूर्ति पूरा ना होने के संदर्भ में। समझिएगा, ज्यादा संख्या नहीं है, केस इतने सारे, जज इतने सारे, तो हमको इतना करना है, ठीक है। कहाँ से करना है? हाई कोर्ट से लाना है। किसके लिए लाना है? स्थायी है कि अस्थायी? अस्थायी है। काम करेंगे फिर वापस चले जाएंगे। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि जब तक ये ऐसा एडॉक जज है उनको वेतन भर के वही पुराने दिए जाएंगे। उस समय उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में क्या मिलेगा? जितना उनकी वेतन भत्ता, जितनी सुविधाएं हैं उसके पात्र होंगे। एडहॉक जजेस की व्यवस्था हमने किस देश के संविधान से ग्रहण की है? फ्रांस के संविधान से हमने तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था को क्या किया है? हमने प्राप्त किया है। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 128 अनुच्छेद 128 में कोई बता सकता है क्या है? जी, जो रिटायर हो गया, मैंने कहा रिटायर हो गए तो घर पे बैठिए, बीवी का डांट खाइए, वो नहीं, आप काम कर सकते हैं, आपको काम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका मत तो दूसरी जगह प्रैक्टिस तो करेंगे नहीं, अब बेचारे जज हैं, इतने बड़ी कुर्सी पर पाए हैं, तो वापस बुला लिया, ठीक है। सेम वही कंडीशन कोरम न पूरा होने की क्या है? कंडीशन में इन सेवानिवृत्त जो जजेस है उनको अगर केसेस ज्यादा है तो इस कंडीशन में इनको अब ठीक है। अभी भी इसके अलावा भी पीछे तक आवाज जा रही है, वो बच्चा आधा सो रहा है आधा जग रहा है, तो ये बोलोगे तो पूरा जग जाएगा। मैंने कहा थोड़ा उसको अवसर मिल जाए, नहीं तुम सोते रहो लेकिन जगते रहो बीच बीच में। चलो देखिए, अच्छा तो आप पूरा जग गए, बधाई हो। हाँ बोलो बेटा। आरबीआई नहीं, वो दूसरे हैं, ये दूसरे, वो सुब्बाराव का वो वाला मत करिएगा, ये दूसरे हैं। चलिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश 128 में उल्लेखित है कि सुप्रीम कोर्ट में गढ़ पूर्ति न होने की गढ़ पूर्ति न होने की दशा में फिर से रिपीट नहीं, आगे चले अभी हम नहीं, मैंने कहा समय कम है, जाना दूर है, तो कहाँ तक थी है? न होने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 348 ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाहियां समझ में नहीं आने वाली भाषा अर्थात अंग्रेजी में लिख लीजिए। आर्टिकल 348 में के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा
भाषा में होगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आपको पता है नई दिल्ली में है। मेरा प्रश्न है, क्या सुप्रीम कोर्ट को दूसरे अन्य जगह भी स्थापित किया जा सकता है, या किया गया है तो अब तक कहाँ कहाँ और कितनी बार किया जा सकता है? राष्ट्रपति और राज्य के राज्य से परामर्श लेने पर। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं परामर्श करेंगे राष्ट्रपति से और ये कहेंगे आवश्यकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो क्या है न्यायालय है उसको दूसरी जगह हम उसको स्थापित कर दें। मेरे ख्याल से एक बार शायद शिमला में और एक दूसरी बार कहाँ पे, श्रीनगर। वो देख लीजिएगा, शायद श्रीनगर या शिमला, ये 2 बार है, इसको देख लीजिएगा। आर्टिकल 130 के अनुसार लिख लीजिए, अनुच्छेद 130 के अनुसार, अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति के अनुमोदन पर उच्चतम न्यायालय की पीठ अन्य स्थान पर भी स्थानांतरित कर सकते हैं। हमने पढ़ लिया नियुक्ति, हमने पढ़ लिया योग्यता, हमने पढ़ लिया वेतन, शपथ। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। हमारे संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है। व्यवहार में ये व्यवस्था है बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और अन्य न्यायाधीशों को शपथ जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ले लेते हैं तो वो अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा, अन्य न्यायाधीश को शपथ इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। ये जो शपथ है, ये शपथ किसके प्रति दिलाई जाती है? संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ कि हम उसके प्रति निष्ठा रखते हुए अपने कर्तव्यों का क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। अच्छा, अगले जो टॉपिक बच रहे हैं बच्चों सुप्रीम कोर्ट में, ये है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था क्या कहलाती है? इम्पीचमेंट या महाभियोग। अच्छा, तो पहले हम महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता पढ़ेंगे? हेडिंग क्या कीजिए? अच्छा, तो एग्जैक्ट 5 बजे आप लोग भाग जाते हैं, छुट्टी। थोड़ा सा और देख लीजिए, कल इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैंने क्लास 4 बजे ली थी ना, मेरी तो कंप्लीट पढ़िए। नहीं, जो बच्चे दूर जा रहे हैं स्पेशली लड़कियां, वो चाहे तो जा सकती है और जो लोकल हरदोई के हैं वो जाने तो रुक सकते हैं आपकी वजह। समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो काहे इतनी कानाफूसी कर रहे हो? इनके पावर क्या है, इनके वर्क क्या है, इनकी
कि क्राइटेरिया के अधिकार और शक्तियां क्या हैं। आपको मैंने बताया कि हमारे न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च स्तंभ है, सबसे बड़ा है, तो मतलब इसकी अधिकारिता, इसके जो क्षेत्र है वो भी बहुत व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालय की अधिकारिता को हम कई सेक्शंस में, कई भागों में रखकर बांट सकते हैं। नंबर 1, इसकी प्राइमरी क्या अधिकारिता, इसकी मूल अधिकारिता। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे केसेस हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही आते हैं, वो इतने मतलब हाई लेवल के होते हैं, नीचे वाले न्यायालय उनकी सुनने की हैसियत नहीं, तो सीधे कहाँ पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट। इसको हम बोलते हैं मौलिक या मूल अधिकारिता। ठीक है। दूसरे टाइप में हम लोग देखेंगे एपेलाइट, अपीलीय अधिकारिता। निचले वाले ने जजमेंट दिया, निचले वाले क्या, मैंने आपको बताया था पिरामिड में, जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय, उनके विरुद्ध उन्हीं केसेस मैंने आपको बताए थे। जब वो सिविल मामले देखते हैं तो उनको सिविल, और जब वो क्रिमिनल मामले देखते हैं तो उनको सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के संदर्भ में बने। तो इनके खिलाफ मामलों के मतलब अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। तो ये दूसरा इसकी अधिकारिता को हम अपीलीय न्यायालय के रूप में रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रक्षक है, मतलब किसका, फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकारों का क्या है, रक्षक है। अगर मौलिक अधिकारों, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार, जो आपको पता है भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35, जो वर्णन है वो तो 14 से 32 तक है, लेकिन उसके आसपास भी ये बताया गया है 12, 13 में और इधर 33, 34, 35 में कि क्या हम इसको रक्षा करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर सुप्रीम फंडामेंटल राइट का क्या होता है, हनन होता है, तो व्यक्ति कैसे, कहाँ जाता है, सबसे पहले हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इस संदर्भ में आर्टिकल 32 के अंतर्गत राष्ट्रपति को रिट जारी करने का अधिकार है। क्या जारी करने का, कितने प्रकार की रिटें हैं, 5 प्रकार की। आर्टिकल 138 में ये कहा गया है, आई थिंक 138 है, 139 है, इसको चेक कर लीजिएगा, कि रिट जारी करने के अधिकार को संसद चाहे तो विस्तार भी कर सकता है फंडामेंटल राइट के अलावा। तो अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट में जाएगा 226 के अंतर्गत। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में भी सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण उसकी अधिकारिता रखती है। अगर आप अभी मैं पॉइंट में समझा रही हूँ, थोड़ा सा इसको लिखा भी दूंगी आप लोग। अगला, सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से अपने जजमेंट को रिव्यू भी कर सकता है। क्या बोलते हैं उसको, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। अगला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों की समीक्षा क्या भी कर सकता है। अच्छा, रिव्यू और समीक्षा में क्या अंतर है, कोई बता सकता है हमें? समीक्षा में भी चेंज होते हैं, पहले जो जजमेंट दिया है उसको चेंज करके नया जजमेंट, जैसे आप लोगों को अभी बताया कि प्रस्तावना, जो हमारा प्रियम्बल है, पहला जो केस था ना, बेरुबारी केस कब हुआ था, 1960 में। ये माना गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। बाद में इसको समीक्षा किया गया और 1973 में केशवानंद भारती बाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। ये मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसको कल मैं इसको कंटिन्यू करके हाई कोर्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, बस मैं आपको शॉर्ट में इसको बता दे रही हूँ। इसके अलावा दूसरा चीज,
संविधान में संशोधन करने की जो पावर है, गोलकनाथ जो केस है कब हुआ था 1967 के केस में बच्चों ये मैंने बैंक आप तो छोटे बच्चों की तरह बैंक कर रहे थे, बस छुट्टी होने वाली है। 1967 में गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि संसद को संविधान के संशोधन करने का अधिकार नहीं, लेकिन फिर ये 1973 का केशवानंद भारती केस है, इसमें ये कहा गया कि नहीं, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते किसमें चोट ना पहुंचे, आधारभूत संरचना। इसका मतलब अपने द्वारा दिए गए निर्णयों को बदल के नए निर्णय देना, इसको हम बोलते हैं समीक्षा। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, सुप्रीम कोर्ट जब भी नया निर्णय देगी ना, तो पुरानी वाली से नए वाले जो पीठ है उसमें जजेस की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब अगर पुरानी वाली ने 5 जजेस ने निर्णय दिया है तो नई वाली में 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, तभी आप बदल सकते हो। दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन, फिर से देखना कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, ठीक है। इसमें सभी को व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के कार्यों की समीक्षा की जाती है और बेसिकली मतलब रिव्यू किया जाता है। समीक्षा की रिव्यू का मतलब फिर से देखना कि संसद ने ऐसा कोई कानून तो नहीं बनाया जो संविधान के विपरीत हो, सरकार ऐसा कोई कार्यपालिका आदेश तो नहीं लाई है जिससे बेसिक इसका आधारभूत क्या उसका अलग होता हो, या न्यायपालिका ने ऐसा कोई जजमेंट तो नहीं दिया है जिससे कहीं ना कहीं संविधान की भावना क्या होती हो, चोटी होती हो। तो इसको रिव्यू करने का अधिकार है, ठीक है। बस इसमें 2 शर्तें हैं, इसमें 2 चीजों का ध्यान विशेष रूप से रखना, आप मतलब उसको रखना है कि रिव्यू नहीं कर सकती है 24 अप्रैल 1973 से पहले वो सारे प्रावधान जिसको सरकार ने नवी अनुसूची में डाल दिया हो उनको रिव्यू नहीं कर सकती, या ऐसे समस्त प्रावधान जो सरकार के द्वारा किए गए हैं लेकिन वो आधारभूत संरचना को खंडित नहीं करते हैं, इनको रिव्यू नहीं कर सकती है। लेकिन इस ग्राउंड में कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कार्यों को भी इसको रिव्यू करने का अधिकार क्या है, आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज शुक्रिया।